ठीक है जी। लास्ट टॉपिक मुझे बताएंगे आपने क्या पढ़ा था? मुझे काफी, भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट हो गया था। अच्छा। हाँ, लगभग कंप्लीट हो गया था ना, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट इस पे एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, फिर आगे हम राज्य आंदोलन पढ़ेंगे। फिर चलो, इसमें लिखे टॉपिक का नाम रहेगा आज, आज के टॉपिक का नाम लिखिए आप, आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड का की भूमिका या योगदान। आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड की भूमिका या योगदान। अब सुन लीजिए आराम से। आपने आजाद हिंद फौज का नाम तो सुना होगा, नाम सुना होगा आपने। अभी हमें आजाद हिंद फौज, आप इसके बारे में बहुत डिटेल में जब इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़ोगे आप, जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फिर भी बेसिक बातें इसके बारे में आपको जरा बता लूं मैं। उसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि इसमें हमारे उत्तराखंड का योगदान क्या क्या रहा, उसके बारे में बात समझिए आप। सबसे पहले बात करते हैं आजाद हिंद फौज की। आपको पता है कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि आजाद हिंद फौज का गठन, अगर आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 1942 में। कब की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी, अभी लिखना मत, आप पहले सुन लेना, 1942 में की गई थी। कब की गई थी? 1942 में। और ये इसके स्थापना स्थापना जो संस्थापक जो थे, जिन्होंने स्टेब्लिश किया था इसको, उनका नाम था रास बिहारी बोस। नाम सुना इनका आपने? रास बिहारी बोस। ध्यान देना, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक नहीं थे, इस बात को ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस उसके, आजाद हिंद फौज को जो फेमस किया, प्रसिद्धि दिलाई, उनका उसका लीडरशिप की, वो किसने की थी? बॉस साहब ने, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। समझ गए? और सबसे पहले विचार, भाई ऐसे एक एक फौज होनी चाहिए हमारी, एक फौज हमारी होनी चाहिए, ऐसा विचार सबसे पहले पूछेगा किसके मन में आया था? तो ये विचार सबसे पहले आया था, एक नाम था कैप्टन मोहन सिंह। नाम सुना होगा आपने आपका, कैप्टन मोहन सिंह। इनके मन में सबसे पहले इस प्रकार की सेना के गठन का विचार आया था। समझ गए? बाद में 1943 में, 1943 में, कब की बात की मैंने? बाद में 1943 में इसकी कमान, जो आजाद हिंद फौज थी, इसकी कमान जो वो मिली है किसको? आपका सुभाष चंद्र बोस को। किसको मिली आपका? सुभाष चंद्र बोस को। मैंने कहा इसकी कमान बाद में 7 जुलाई 1943 में इसकी कमान मिली किसके पास? सुभाष चंद्र बोस के, बॉस। तो जितना भी काम किया बाद में इस आजाद हिंद फौज में, जितना भी काम किया, उसका दोबारा उसका जो गठन किया, उसको मजबूत किया, मजबूत करने का काम किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस साहब ने। ठीक है, आपको पता कि भारत की आजादी में, भारत की आजादी में जितना योगदान हम लोगों ने भारत में किया, उतनी ही भूमिका विदेशों में भी रही हमारी। जैसे आजाद हिंद फौज सिंगापुर सुना होगा आपने, सिंगापुर में इसका गठन किया गया। फिर बॉस साहब जापान गए, वहां पर आपका जर्मनी गए, तमाम जहां जहां गए बॉस साहब, ठीक है, वहां वहां पर उन्होंने क्या किया? लोगों को, जो हम भारतीय लोग विदेश में रहते थे, उनको एकत्रित करने का काम किया। समझ गई बात है आपका? तो उन्हीं में एक फौज थी सुभाष चंद्र बोस की फौज, उसका नाम था आजाद हिंद फौज। बहुत बड़ी भूमिका रहती है इसकी। आपको पता भारत में क्या होता है जब भारत में गांधी जी, आपको थोड़ा बता लो मैं, एक, आपने सुना होगा 1939 में, 38-39 में एक सम्मेलन होता है, त्रिपुरी सम्मेलन। एक अधिवेशन, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन होते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं स्थानीय। तो इसमें क्या होता है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो जाता है। क्या होता है?
मतभेद। जी सुभाष बाबू जो थे गर्म जोशी विचारधारा के नेता थे, और गांधी जी कैसे थे आपका शांत विचारधारा, मतलब अहिंसावादी व्यक्ति थे आपका, ठीक है। लेकिन दोनों का उद्देश्य वही था, साफ था, देश को आजादी दिलाना। जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, कैसी विचारधारा थी उनकी, गर्म जोशी विचारधारा। और कुछ लोग थे आपका, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, समझ गए आपका, गांधी जी हो गए, है ना, तो ये तमाम थे शांत उदारवादी विचारधारा के नेता। लेकिन उद्देश्य दोनों का क्या था, देश को आजादी दिलाना। तो वैसे ही हमारे पास मैंने कहा जब मतभेद हुआ था, वो भारत छोड़ के निकल गए थे और उन्होंने विदेशों में काम किया। विदेश में ही उन्होंने क्या बनाई है, ये आजाद हिंद फौज की गठन उन्होंने किया था। बात समझिए आपका। इनके आपने कहीं आपने नारे भी सुनेंगे उन्होंने आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुना होगा आपने आपका, ठीक है। इनके इनका जन्म दिवस भारत सरकार बताएंगे मुझे किस रूप में मनाती है। इनका जो जन्म दिवस है, प्रत्येक साल भारत मोदी सरकार ने एक दिवस की घोषणा की है, इनका जन्म दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। इनका जन्म 23 जनवरी को कटक उड़ीसा में हुआ था। कोई बताएंगे मुझे कि इनका जन्म दिवस भारत सरकार मोदी सरकार ने घोषणा की है किस रूप में मनाती है। ये मनाती है, आपको ध्यान रखना है, पराक्रम दिवस के रूप में। किस रूप में आपका, कोई सा वेट कर रहा उधर ना, अरे भाई ये मनाती है पराक्रम दिवस के रूप में, ध्यान रखना। किस रूप मनाती है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। किनका बर्थडे, सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थडे है आपका, प्रत्येक साल जो मनाते हैं हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी जो फौज थी, जिस फौज का नाम था आजाद हिंद फौज। बात समझिए बात है, ठीक है। अब बढ़ते आगे हम, अब हमारे पास जो टॉपिक्स हमारा है उसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारे उत्तराखंड का योगदान क्या क्या था उसमें। ये बात तो थोड़ा ब्रीफ बात बता ली मैंने कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, 1942 में। किसने की थी, रासबिहारी बोस साहब ने। विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो आप बोलोगे कैप्टन मोहन सिंह के मन में। आपसे पूछेगा कि सुभाष बोस ने इसकी कमान कब संभाली थी, तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी कमान संभाली थी। बात समझे। और इनका जन्म दिवस प्रत्येक साल 23 जनवरी को भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। इतनी बात समझ गए। अब हम समझते हैं कि हमारे उत्तराखंड का योगदान क्या रहा है इसमें। आपको पता, इस बात से आप अनुमान लगा सकते हो कि जो आजाद हिंद फौज में सैनिक थे, आजाद हिंद फौज में जो सैनिक थे, उनमें लगभग लगभग आपका 12%, कितने बोला मैंने आपका, लगभग 12% सैनिक अकेले उत्तराखंड से थे। कितनी बड़ी भूमिका है। बस 100% जो सैनिक रहेंगे पूरे देश से, सुभाष चंद्र बोस की सेना में, हमारे देश की भी रहेंगे, विदेशियों के रहेंगे, सब जगह के रहेंगे, समझ गए। तो उनमें मैंने कहा 12% अकेले हमारे उत्तराखंड से थे। अब इनमें कुछ सैनिक थे, कुछ बड़े बड़े पदों पर कार्य किया उन्होंने। सब एक फौज है तो फौज में बहुत सारे पद होते हुए, ठीक है। बटालियन थी, उसके अंदर बहुत सारी बटालियन थी। सुभाष चंद्र बोस की सेना के अंदर बहुत सारी बटालियन थी, जैसे गांधी रेजिमेंट थी, नेहरू रेजिमेंट थी, बटालियन ना अंदर आपका, ठीक है। लक्ष्मी रेजिमेंट थी, खुद अपने नाम से सुभाष रेजिमेंट थी। तो आज भी होते हैं आपका, जैसे आपने सेकंड बटालियन, थर्ड बटालियन सुना होगा, 2/18, 2/8 सुना होगा आपने। तो वैसे मैंने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस की सेना में अकेले 12% कहां से थे आपका, उत्तराखंड से सैनिक थे, ठीक है। अब इनमें नाम क्या क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा मेजर देव सिंह दानू। अब उनसे पूछेगा जो बड़े बड़े पदों पे रहे आपका, नाम मेजर देव सिंह दानू। नंबर 2 पितृ शरण रतुड़ी, कौन थे आपका, पितृ मेजर देव सिंह दानू। नंबर 2 पितृ शरण रतुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट नाम आपका, ठीक है, कर्नल चंद्र सिंह नेगी, वो भी इनके सेना में थे। एक नाम आपने सुना होगा आपने, हमारे जो जौनसार क्षेत्र के, मैं क्या नाम है, केसरी चंद, वीर केसरी चंद, वो भी इनके सेना में थे, समझ गए आपका, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो जो बड़े बड़े पदों पर है उनके नाम भी लिखते रहेंगे हम पहले, तो थोड़ा ब्रीफ पहले इंट्रोडक्शन लिख लिया हम उनके बारे में, जो जो हमारे देश के राज्य के रहे, उनकी भूमिका क्या क्या रही, उसको एक एक लाइन लिखाऊंगा मैं, उसे समझाऊंगा मैं, ठीक है। लिखिए इसमें जरा, पहले आपने हेडिंग लिख ली है। अब इसे पहला पॉइंट लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना इसमें, लेना आजाद हिंद फौज का गठन, आजाद हिंद फौज का गठन, आजाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में, 1942, वर्ष 1942 में, 1942 में
रास बिहारी बोस, लिखा भी मैंने नाम, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। फुल स्टॉप, आगे लिखिए। इस सेना के गठन का विचार, 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 विचार सबसे पहले इस सेना के, यहां बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ आराम से, कम, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। इस सेना के गठन का विचार सबसे पहले है, इस सेना के गठन का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। इस सेना के गठन का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें लिखना 7 जुलाई 1943, अगर डेट भी लिख सकते हो आप, 7 जुलाई 1943, 7 जुलाई, 7 जुलाई 1943, 1943 को रास बिहारी बोस ने, को रास बिहारी बोस ने, बॉस ने आजाद हिंद फौज की कमान, आजाद हिंद फौज की कमान, जो कैप्टनशिप मतलब उसकी कैप्टनसी, कमान, कमान सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी, सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी, सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। जिसके पश्चात, जिसके पश्चात, पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बोस ने आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, दोबारा से उसे गठित किया, मतलब रीबिल्ड से बोलते हैं मैं, पुनर्गठन किया अपने हिसाब से, मतलब ठीक है जी। ठीक, ये ब्रीफ मैंने, मतलब ये बातें, सारी बातें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहां पर है ना, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता भी रेडियो के माध्यम से किसने कहा था आपका, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एक उपाधि ना सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी की उपाधि है राष्ट्रपिता, बोलते हम, बोलते हम राष्ट्रपिता, किसने कहा था राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। हाँ, अगर आपसे पूछो महात्मा किसने कहा था, महात्मा गांधी को महात्मा कहकर, महात्मा गांधी बोलते ना, महात्मा गांधी, महात्मा तो उनका नाम नहीं था, महात्मा उपाधि किसने दी थी, बताएंगे मुझे कोई, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई विद्यार्थी बताएंगे मुझे। महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, समझ गए। एक नाम उनका सुना होगा आपने, अर्धनग्न फकीर, चर्चिल ने कहा था, इनके नाम बापू, नेहरू जी ने कहा था, ये सारे नाम है ना, उनका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या चीज, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जितने उपाधि आपको पता, उनमें एक उपाधि राष्ट्रपिता की उपाधि जो थी वो किसने किसने दी थी, हमारे बॉस साहब ने दी थी। ठीक है, चलो जी आगे लिखिए, आगे लिखिए। अब हम उत्तराखंड बातें सब आपको हिस्ट्री में बहुत डिटेल में मिलेंगी पढ़ने को, ठीक है, यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, अब उत्तराखंड पे चर्चा करते हैं। लिखिए, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज में
में कुल सैनिकों का लगभग कुल सैनिकों का सैनिकों का लगभग कुल सैनिकों का लगभग कुल सैनिकों का लगभग 12%, 12%। ठीक है। अब कहीं किताबों में इसकी संख्या जो लिखी गई लगभग 2500 लिखना मतलब, लेकिन अपने जहन में रखना पड़ेगा लगभग 2500 के आसपास। ऐसे किताब में लिखा गया लगभग 2500 के आसपास, 12% तो लिखा गया, लेकिन किताब में भी लिखा गया उस संख्या लगभग 2500 के आसपास थी। मतलब 12% अगर प्रतिशत में था, एक संख्या बोलेंगे लगभग 2500 के आसपास सैनिक थे हमारे उत्तराखंड से, मतलब कहने का मतलब ये है। अब 12% लिखिए फिलहाल। ठीक है। क्या लिखा आपने आपका? चलिए लाइन को रिपीट करना, लाइन को पूरी रिपीट करना। हाँ, कुल सैनिकों का लगभग 12% सैनिक, कुल सैनिकों का लगभग 12% सैनिक उत्तराखंड से थे, उत्तराखंड से थे, जिनका विवरण, जिनका विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब निम्नलिखित है। उनके बारे में कुछ उनमें महत्वपूर्ण है आपका, लिखते उनके बारे, जिनका विवरण निम्नलिखित है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। सर एक बार लास्ट पॉइंट प्लीज रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर रहा हूं मैं आपका कि आजाद हिंद फौज में लगभग 12% सैनिक उत्तराखंड से थे, जिनका विवरण, जिनका डिस्क्रिप्शन मतलब निम्नलिखित है। उन 12% में से कुछ महत्वपूर्ण पदों पर रहे होंगे जिनका विवरण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ठीक है। अब उनमें कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 नाम लिखना इसमें, लिखिए नंबर 1 नाम लिखिए। अब लिखिए सर, यहां लिख रहा हूं मैं, उनको अंडरलाइन करते रहना, लिखना मेजर देव सिंह दानू। अब उनके बाद हम बात कर रहे हैं, लिखिए मेजर देव सिंह दानू। आप देख पा रहे होंगे मेजर देव सिंह दानू, देव सिंह दानू सुभाष चंद्र बोस के, सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक, जिसे बोलते हैं बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, अंगरक्षक के रूप में तैनात थे, अंगरक्षक के रूप में तैनात थे, अंगरक्षक के रूप में तैनात थे, अंगरक्षक के रूप में तैनात थे। अब लगा लो कितने बड़े आदमी थे सुभाष चंद्र बोस, कितना बड़ा कद था आपका। उनमें भी उन्होंने अपना जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड किसे चुना? उत्तराखंड के। तुम्हें पता है तो बहुत ज्यादा वीर पुरुष, हमारे हमारे जज्बात, हम में वीरता तो है ही है आपका, लेकिन हमारे जज्बात लोगों से जुड़ते हैं, जज्बाती होते हैं हम लोग। बहुत उत्तराखंडी जो लोग होते हैं जज्बाती होते हैं। आप देखो, आप इंडियन आर्मी में अधिकांश सोल्जर आपको दिखेंगे उत्तराखंड से लोग दिखेंगे आपको, बड़े जज्बाती होते हैं, जिससे जुड़ते हैं, बिल्कुल एक्टिविटी होती है हमारी आपका। तो उनमें भी इनको चुना उन्होंने। बहुत बड़ा नाम था सुभाष चंद्र बोस का, बहुत बड़ा नाम था। इनकी एक उपाधि थी नेताजी, बोलते ना लीडरशिप। किसने दी थी नेताजी की उपाधि इनको? नेताजी की उपाधि किसने दी थी? आप जरा बताइए, ऑफ ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आप बताना, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेताजी इनको कहा था एडोल्फ हिटलर ने। किसने कहा था आपका? एडोल्फ हिटलर, नाम सुना होगा। हिटलर तानाशाह था ना, तानाशाह, जर्मनी का तानाशाह, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो सबसे बड़ा कारण था वो था एडोल्फ हिटलर की तानाशाही, मतलब आपका उसका, उनका उसका सनकी भरापन, बदले की भावना, उसने जो क्वालिटी देखी है आपको, जहां सुभाष चंद्र बोस जाते थे आपको हुजूम, मतलब विदेशों में भी आपका हुजूम उनके पीछे जाता था। होता ना किसकी शैली होती है, बोलने की शैली, है ना, नेतृत्व की, लीडरशिप की क्वालिटी होती है आपका, जहां स्पीच दे दिया। अब उन कुछ लोग, पहले के लोग कैसे होते थे आपका, इनके बोलने में भी और करने में भी कोई फर्क नहीं होता था, मतलब जो बोल दिया तो वही करते थे आपका। अभी क्या होते हैं लोग, मंच पे कुछ और बोलते हैं, नेता, आजकल नेता लोग देखोगे आपने, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जब कथनी करने में अंतर हो जाता है आपका, तो डेफिनेटली लोग रिस्पेक्ट ना छोड़ लेते हैं। जब आपके बोलने, कथने करने में बराबर आपको लगा मैं कोई बात बोल रहा हूं, मैं कर भी रहा हूं आपका, तो डेफिनेटली आप मेरा रिस्पेक्ट करोगे। तो वैसे ही पहले सुभाष बाबू वही थे आपका, जो बोलते थे आपका वो करते भी थे। ठीक है। तो इनको उपाधि दी थी, इनसे बड़ा प्रभावित हुए
एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाही से प्रभावित था, उनको नेताजी की उपाधि तक दी थी। तो ये मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, वो सब बातें आपको हिस्ट्री में मिलने को पढ़ने को मिलेंगी। तो बहरहाल अभी मेजर देव सिंह दानव क्या थे, कौन किस पद पे थे, अंगरक्षक पर, उनके बॉडीगार्ड थे। और ये थे गढ़वाल राइफल्स के, गढ़वाल राइफल जो हमारी ना उसके उसके सैनिक थे ये, मतलब समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, समझ गया ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे ही याद करने पड़ेंगे उनके कौन पद पे किस पद पर था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें, लिखना कर्नल, मैं लिख लूं पहले, लिखना कर्नल पितृ शरण रतुड़ी, बड़े ध्यान से समझना, पितृ शरण रतुड़ी। और पिछली बार ऐसे क्वेश्चन ऐसे दिया था पीएस रतुड़ी, जानबूझ के ऐसा कर देगा वो, पीएस रतुड़ी, ऐसे भी ध्यान रखना आप। कर्नल पितृ शरण रतुड़ी, दूसरे अधिकारी जो थे कर्नल पितृ शरण रतुड़ी, रतुड़ी सुभाष रेजिमेंट की, सुभाष रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन, प्रथम बटालियन, प्रथम बटालियन के कमांडर के रूप में, कमांडर के रूप में तैनात थे, तैनात थे। प्रथम प्रथम अब बटालियन के कमांडर के रूप में तैनात थे। इसका मतलब क्या समझिए आप, आपको बता लो मैं, सुभाष चंद्र बोस की जो पूरी फौज थी, मतलब मानो सुबह उनकी सेना में 1 लाख सैनिक है, मतलब आपका, अब उनको बांटा गया था, जैसे आज भी होता है ना, गढ़वाल राइफल ये नंबर नंबर देते हैं, अब नंबर सुना, 2/8 3/8 ऐसे नंबर देते हैं, बताओ आप किस बटालियन में, भाई बोलते ना आपका, समझ गए, सैनिकों को बांटा जाता है, मतलब सबका काम अलग होता है, किसी को एक बटालियन को वहां से वहां भेज दिया, उसको वहां से वहां भेज दिया। तो जैसे आप स्कूल में देखा होगा आपने, स्कूल में भी आपको पता होगा, एक बैच बनते ना, क्या बनते हो, एक ग्रुप बनते हैं। आपने देखा स्कूल में जब इंटर कॉलेज में पढ़ते थे उसमें, हाँ हाउसेस बनते थे, हाउसेस बनते वो ना, एक रिबन भी लगाते ना, अलग सदन बनते, सदन बोलते ना, हाउसेस बनते थे आपका। तो सबकी भूमिका अलग थी। तो आज किसी सदन को बोला आप सफाई करोगे भैया, इस सदन को बोला तभी तो, अब सबको भेज नहीं सकते एक साथ, तो उससे कैटेगराइज होता है। तो वैसे आपको पता इनकी फौज बटी हुई थी, जैसे एक एक बटालियन गांधी के नाम से बनाई, गांधी रेजिमेंट, दूसरे नेहरू जी के नाम से बनाई, नेहरू रेजिमेंट, एक अपने नाम से बनाई, सुभाष रेजिमेंट। ये कौन से सुभाष रेजिमेंट में तैनात थे, कौन, पिछले। और एक लड़कियों के नाम से बनाई थी, लक्ष्मी रेजिमेंट। 4 रेजिमेंट थे उनके, ठीक है। अब उसके अंदर बटालियन थी, मतलब टुकड़ियां थी, मतलब उसके अंदर भी क्या सैनिक थे, मतलब टुकड़ियां थी, इसकी ये टुकड़ी वो टुकड़ी। तो मैं बात कर रहा हूं जो कर्नल पीएस रतुड़ी साहब थे, तो वो थे आपका जो जो सुभाष रेजिमेंट थी उसके प्रथम बटालियन जो थी आपका, उसके कमांडर थे, मतलब अब उसके अंदर भी बहुत सारे सैनिक रहे होंगे, उनके उसकी कमान किसको दी उन्होंने आपका, हमारे उत्तराखंड के पीएस रतुड़ी साहब को। बात समझे ना आप। चलो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, ऐसा लिखना आपने। इसके बाद नेक्स्ट नाम लिखना इसमें, मेजर पद्म सिंह नाम है, मेजर पद्म सिंह। इन नामों को बड़े ध्यान से लिखना भैया, उत्तराखंड के पर्पज में इनको बड़े ध्यान से लिखना, किस पद पर था, मेजर पद्म सिंह, पद्म सिंह सुभाष रेजिमेंट की, सुभाष रेजिमेंट की थर्ड बटालियन, जैसे प्रथम बटालियन थी, थर्ड बटालियन के, बटालियन में सेना की टुकड़ी, बटालियन का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ सोल्जर, सेना की टुकड़ी, थर्ड बटालियन के कमांडर के, कमांडर, कमांडर के रूप में तैनात थे, कमांडर के रूप में तैनात थे, कमांडर के रूप में तैनात थे।
बात समझिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, नेक्स्ट नाम लिखिए इसमें। ये सब बड़े बड़े पदों पर है। मतलब मैंने 12% सैनिकों में भी ये वो सैनिक हैं जो बहुत बड़े पदों पर है। मतलब आप उनका औहदा देख रहे हो ना किस पद पर है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट नाम लिखना, लिखना कर्नल चंद्र सिंह नेगी। कर्नल चंद्र सिंह नेगी। नेक्स्ट नाम लिखना कर्नल चंद्र सिंह नेगी। चंद्र सिंह नेगी, नेगी को सिंगापुर में स्थित, सिंगापुर में स्थित, सिंगापुर में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। कर्नल चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर में स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर के रूप में सॉरी, के कमांडर के रूप में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर के रूप में, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था, नियुक्त किया गया था। बात समझिए, ठीक है। नेक्स्ट नाम लिखना इसमें, लिखना शहीद वीर केसरी चंद, शहीद वीर केसरी चंद, शहीद वीर केसरी चंद। ठीक है, इनके बारे में सुन लीजिए आप। ठीक है आपका, तो शहीद वीर केसरी चंद सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब उन्होंने पढ़ा सुना, इनके बारे में आपको बड़े प्रभावित हुए इनसे आपका। तो इसके बाद ये भी सेना में भर्ती हुए इनके, क्या आपका, इनके सेना में भर्ती हुए आपका। तो इन्होंने भारत में रहकर ही आपका अंग्रेजों के दांत खट्टे कर लिए इन्होंने आपको, बड़ा परेशान किया अंग्रेजों को। कभी इनका जो सबसे जो फेमस इनका जो था आपका ये इम्फाल क्षेत्र में, जो मणिपुर इम्फाल क्षेत्र है, यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों की काफी नुकसान पहुंचाया उनको। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया, समझ गए। अब मात्र इस तरह की उम्र जो थी आपका 26 साल, 25-26 साल के थे आपका। तो 25 और 26 साल की उम्र में अंग्रेजों ने 3 मई 1945 को, 3 मई भूलना मत, 3 मई 1945 को इनको दिल्ली में, कहां पर आपका, अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के अपराध में 3 मई 1945 को दिल्ली में जाकर इनको फांसी दे दी। ठीक है, मात्र 26 साल के आपका। तो आज भी इनका जन्मदिवस, ये थे रहने वाले चक्राता क्षेत्र के रहने वाले। कहां के थे आपका, चक्राता। आपने नाम सुना, चक्राता क्षेत्र का नाम सुना होगा। एक गांव इनका पड़ता क्यावा गांव। क्या गांव पड़ता आपका, क्यावा गांव। फर्स्ट नवंबर 1920 में, 1 नवंबर 1920 में इनका जन्म हुआ था। समझिए बात है आपका। तो वही चक्राता के क्षेत्र, आज भी इनकी स्मृति में वहां पर एक मेला लगता है ना, 3 मई को। वो चौलीथात रामताल गार्डन में पड़ता चक्राता में, उसे बोलते हैं शहीद वीर केसरी चंद मेला। और देहरादून में बहुत सारे इनके नाम से बहुत सारे आयोजन, गेम्स, बहुत सारे मैराथन्स हो गए, गेम्स हो गए, उनका आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इन्हीं से नाम है, तो वीर केसरी चंद। ठीक है, तो लेकिन बेसिक बात देखिए इनके बारे में लेकिन आपका शहीद वीर केसरी चंद 1942 में, 1942 में, 1942 में, सर 45 में ना? 42 अच्छा ठीक है। 1942 में सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर, मतलब प्रेरित होकर, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर आजाद हिंद फौज में भर्ती हुई, आजाद हिंद फौज में भर्ती हुई, भर्ती हुई।
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, उसमें आगे लिखिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट मतलब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोप में, कॉन्स्पिरेसी के आरोप में, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोप में, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 मई 1945 को, 3 मई 1945 को इन्हें दिल्ली में फांसी दी गई, इन्हें दिल्ली में फांसी दी गई। बात समझे भी आप, समझे? ठीक है, 2 नाम और लिखे इसमें, लिखना महेंद्र सिंह बागड़ी, मैं यहां लिख लूं महेंद्र सिंह बागड़ी, महेंद्र सिंह बागड़ी तथा ज्ञान सिंह बिष्ट, दूसरा नाम है ज्ञान सिंह बिष्ट, महेंद्र सिंह बागड़ी तथा ज्ञान सिंह बिष्ट, ज्ञान सिंह बिष्ट जैसे वीर सैनिक भी, जैसे वीर सैनिक भी आजाद हिंद फौज में, आजाद हिंद फौज में सम्मिलित थे, जो कि युद्ध के दौरान, आजाद हिंद फौज में सम्मिलित थे जो कि युद्ध के दौरान शहीद हुए, जो कि युद्ध के दौरान शहीद हुए, शहीद हुए। समझिए बात आपको, ठीक है। एक नोट लिखना इसमें, एक नोट लिखिए इसमें, है ना, गढ़वाल राइफल की, गढ़वाल राइफल की 2 बटालियन, गढ़वाल राइफल की 2 बटालियन, इनके नंबर पता होना चाहिए आपको। गढ़वाल राइफल के 2 बटालियन, 2/18 तथा 5/18, 2/18 तथा 5/18, गढ़वाल राइफल्स के 2 बटालियन 2/18 तथा 5/18 आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हुई, आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हुई, आजाद हिंद फौज में सम्मिलित है। तो जिससे इसी बटालियन से जुड़े हुए थे वीर, हमारे आपका क्या नाम है आपका, मैं नाम भूल रहा हूं आपका, नहीं केसी चंद नहीं, जो मैं नाम बोलता हूँ बार बार, हमारे जो पौड़ी के हैं परसों बताने के बारे में, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आपका, उनका संबंध भी किससे था, 2/18 बटालियन था, उनकी बटालियन थी ना ये, जो उधर तैनात थी किस्सा खाने बाजार, शाहीबाग, पेशावर कांड के समय थी नहीं थी आपका। तो ये वाली बटालियन उनकी बटालियन थी। तो 2/18 और 5/18 ये दोनों बटालियन किसमें सम्मिलित थी, जिन्होंने आजाद हिंद फौज में सेवा दी थी, मतलब हमारी गढ़वाल की राइफल्स में। याद रखते बातें। तो ये था भाई आजाद हिंद फौज, उसमें उत्तराखंड की भूमिका। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लो, मैं फिर मुझे बता, कोई दिक्कत आती बता लीजिए मुझे, बस इसमें कुछ नहीं। देखो हमने सबसे पहले इसके बारे में कहा, हमारा हेडिंग था आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड की भूमिका। स्थापना हुई 1942 में, एक बार रिकॉल कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। रासबिहारी बोस के द्वारा सबसे पहले विचार किसके मन में आया था,
तो बनाने का विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में। मैंने कहा भी था जब आपको पढ़ाया था, मैंने पेशावर कांड बताया था मैंने, तो उसमें कैप्टन मोहन सिंह ने कहा भी था कि अगर हमने आजाद हिंद फौज बनाई है तो इसका पूरा जो नेतृत्व जो जाता है, जो श्रेय जाता है, वो जाता है गढ़वाली साहब को जाता है। बात समझ गए? उनसे प्रेरित होकर, वीरचंद सिंह गढ़वाली से प्रेरित होकर हमने ये सेना बनाई है। तो ये विचार इनके मन में आया था सबसे पहले। बाद में 7 जुलाई 1943 में इसकी कमान मिली किसके हाथों में? बॉस जी के हाथों में मिली। तो बॉस जी ने इसको आपका और गठित किया, दोबारा गठित किया, अपने हिसाब से काम किया, पूरा जो भी देश की आजादी तक तो इन्होंने काम किया इसमें। इसके बाद हमने चर्चा की थी भैया उत्तराखंड का योगदान। तो सबसे पहले मेजर देव सिंह दानू जी का नाम आता है। तो मेजर देव सिंह दानू जी थे अंगरक्षक थे किसके? बॉस जी के, मतलब बॉडीगार्ड जो थे। बॉडीगार्ड कितना खास होता है ना, कितना विश्वास पात्र आदमी होता है, तो उनको रखा गया। दूसरी बात हमने कहा कर्नल पितृशरण रतोड़ी, पीएस रतोड़ी, ये थे आपका प्रथम बटालियन, सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन के एक कमांडर थे। उसी में नेक्स्ट नाम बताया हमने मेजर पद्म सिंह नेगी, ये थे 3rd बटालियन। ये पीएस रतोड़ी प्रथम बटालियन, ठीक है, और ये 3rd बटालियन के। फिर हमने बात की थी एक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल था, कहां पर? सिंगापुर में। कहां था? जहां पे ऑफिसर की ट्रेनिंग भी होती थी साथ साथ में। तो फौज है तो ट्रेनिंग भी होगी वहां पर, पूरी फौज थी मतलब उनकी, ठीक है। तो उसके भी हेड बॉस, ऑफिस इसके हेड बॉस जो थे वो उत्तराखंड से थे, कर्नल चंद्र सिंह नेगी जी, ठीक है। फिर हमने शहीद वीर कृष्ण का नाम पढ़ा हमने, एक सैनिक थे, वो भी 3 मई 1945 को उनको अंग्रेजों ने इनको फांसी दी थी। बहुत बड़ा नाम उनका है, बहुत बड़ा उनका परिचय पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो जनजाति पढ़ाई होगी मैंने वहां पे, जौनसारी जनजाति पढ़ाई होगी, उनके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, और मैंने कहा बाकी महेंद्र सिंह बागड़ी और ज्ञान सिंह बिस्ट का, ये भी इसी सेना में रहकर इन्होंने भी देश के लिए शहादत दी थी, ठीक है। और 2/18 और 5/18 2 बटालियन गढ़वाल राइफल्स की ये 2 बटालियन इसमें क्या थी? इसमें तैनात थी, इस सेना में। तो मुझे उम्मीद है इनकी सेना से अगर कोई सुभाष चंद्र बोस से और उनकी बॉस की सेना जो आजाद हिंद फौज है उससे क्वेश्चन बनेंगे तो इजिली कर लोगे, आराम से कर लोगे आप। ये नाम आपको ध्यान है, ये वाला पेजेस, वो तो आपको इतिहास में मिलेगा पढ़ने को, लेकिन ये तो यही मिलेगा पढ़ने को। उसके जो इससे पहले जो पेज बताया ना इसमें, इसे बहुत डिटेल में आप इतिहास में और पढ़ सकते हो, क्या क्या हुआ, उन्होंने सिंगापुर से क्या कहा, कहाँ पे क्या किया, कहाँ पे क्या, वो सब बातें वहां लिखेंगे आप। लेकिन मैंने कहा ये बातें सिर्फ उत्तराखंड में मिलेंगे पढ़ने को, यहाँ पढ़ना पड़ेगा। मुझे बताओ समझ आया तो आगे बढ़े। आए समझ में? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी समझ आया आपको? यस सर। आना कोई दिक्कत है कहीं तो बता लेना मुझे, आराम से इजली वे में चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसमें थोड़ा लिखना है, छोटा सा हेडिंग है, फिर आगे हम महिलाओं की भूमिका कर लेते हैं, हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर लिखना जरा नेक्स्ट, इससे नीचे आना, नेक्स्ट इससे हटकर एक लिखना, इसमें घटना लिखना, छोटी घटना है। सिया सेन अग्नि कांड, एक घटना और होती है उस दौरान हमारे उत्तराखंड में, उसे बोलते हैं आपका सियासेन अग्निकांड। सियासेन अग्निकांड, इस सियासेन स्थान पड़ता है गैरसैंण में। कहां पड़ता है? गैरसैंण में स्थान पड़ता है सियासेन। तो सियासेन अग्निकांड लिखना, इसमें एक लाइन लिखना इसमें, वर्ष 1944 वर्ष 1944 में नारायण सिंह के नेतृत्व में एक आंदोलनकारी थे, नारायण सिंह के नेतृत्व में 1944 में नारायण सिंह के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने सर एक बार रिकॉल कर दीजिए। 1944 में नारायण सिंह के नेतृत्व में, नारायण सिंह एक आंदोलनकारी थे, नारायण सिंह के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने सियासेन वन विभाग की चौकी पर, सियासेन वन विभाग की चौकी पर
वन विभाग की चौकी पर आग लगा ली, आग लगा ली। इस घटना को सियासेन अग्निकांड के नाम से जाना जाता है। सियासेन अग्निकांड के नाम से जाना जाता है। सियासेन अग्निकांड के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। बात समझे? इतनी बातें, छोटा सा हेडिंग है आपका। तो सियासेन अग्निकांड की घटना कब हुई थी? आप बोलोगे 1940 है, गैरसैंण क्षेत्र में पड़ता है। और किसके अध्यक्ष नेतृत्व में हुआ था? नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो उन लोगों ने, जो ब्रिटिश पुलिस जो वन विभाग था, उस पर उन्होंने आग लगा ली थी जब आंदोलन कर रहे थे। इसे बोलते हैं सियासेन अग्निकांड। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं। आज लास्ट हेडिंग हमारा रहेगा इसका, फिर हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा आंदोलन वाला। ठीक है, लिखिए इसमें स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का योगदान लिख सकते हो, या उनकी भूमिका, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, महिलाओं की भूमिका क्या रही, उनका योगदान क्या रहा, उसको जरा लिख लीजिए आप। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका। समझ गए बात है आपका? अब जिन उत्तराखंड की महिलाओं ने इसमें योगदान दिया, उनके बारे में फटाफट लिखते रहेंगे आप। ठीक है, टाइम की पाबंदी है, मैं चारों इस टॉपिक को खत्म कर लिया, मैं लिखा भी रहा हूँ साथ में और साथ में बता भी रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ जाओगे? चलो जी, क्योंकि पूरा करना है आप लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड की अनेक महिलाएं, उत्तराखंड की अनेक महिलाएं सक्रिय रही, सक्रिय एक्टिव रही, मतलब उत्तराखंड की अनेक महिलाएं सक्रिय रही, जिनमें कुंती वर्मा, कुछ नाम लिखते रहे पहले आप, उनके बारे में लिखेंगे बाद में। कुंती वर्मा, कौमा विष्णु देवी शाह, विष्णु देवी, विष्णु देवी शाह, कौमा पद्मा देवी, नाम लिखते रहे, पद्मा देवी, कौमा भागीरथी देवी, भागीरथी देवी, मंगला देवी, मंगला, तुलसी देवी, तुलसी देवी आदि प्रमुख थी, आदि प्रमुख थी, आदि प्रमुख थी, प्रमुख थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब इनके बारे में, इनमें भी कुछ महिलाएं जिन्होंने काम किया, कुछ उनके बारे में जो घटनाएं उनको लिखते हैं, जरा लिखना। नमक सत्याग्रह के दौरान, जब नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन चल रहा था, मतलब है 1930 दांडी मार्च वाला, नमक सत्याग्रह के दौरान, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर, अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर विष्णु देवी शाह, विष्णु देवी, बहुत बड़ा नाम है, विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में, विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में
नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया। नीचे नोट लिखना, एक नोट लिखना नीचे। विष्णु देवी साहा बागेश्वर जनपद की विष्णु देवी साहा बागेश्वर जनपद की निवासी, बागेश्वर जनपद की निवासी थी थी तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन जो था, नेशनल मूवमेंट जो था, मतलब कहने का मतलब है नेशनल मूवमेंट के दौरान या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली ये पहली महिला थी, जेल जाने वाली पहली महिला थी, जेल जाने वाली पहली महिला थी, पहली महिला थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसमें भी हमारे उत्तराखंड की महिलाओं ने भूमिका निभाई थी। लिखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उत्तराखंड की महिलाओं ने, उत्तराखंड की महिलाओं ने मालती देवी, मालती देवी के नेतृत्व में, मालती देवी, मालती देवी के नेतृत्व में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जो सरकारी संपत्ति थी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, अंग्रेजों की प्रॉपर्टी थी, मतलब उस समय सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया या क्षति पहुंचाया, जो भी लिखा, नुकसान पहुंचाया, जिस कारण इन्हें 15 वर्ष की सजा हुई, जिस कारण इन्हें 15 वर्ष की सजा हुई। नेक्स्ट लिखना इसमें, पिथौरागढ़ जनपद की तुलसी देवी ने, पिथौरागढ़ जनपद की तुलसी देवी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, मतलब आपका वो खुद कमा सके, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें कताई बुनाई, उन्हें कताई बुनाई, कताई बुनाई का प्रशिक्षण दिया, कताई बुनाई का प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, मतलब फुल स्टॉप। तुलसी देवी का नारा था कि, कहना था कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उनकी, तुलसी देवी का कहना था, ये लाइन कई बार पूछी गई है, इसको इन्वर्ट करने का, कहा था कि रो नहीं आगे बढ़ो, महिलाओं को इन्होंने कहा था भैया, ये इनका स्टेटमेंट था भैया, ठीक है, रो नहीं आगे बढ़ो। तो ये तुलसी देवी का स्टेटमेंट था, एक नारा किसने, तुलसी देवी, ये उन्होंने उनको मोटिव करने के लिए ये नारा दिया था, रो नहीं आगे बढ़ो। किसने कहा था? तुलसी देवी ने।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गांधी जी की विदेशी शिष्या। एक नाम सुना होगा आपने, गांधी जी की विदेशी शिष्या। गांधी जी के कुछ लोग गांधी जी से प्रभावित थे, विदेश से आए थे हमारे भारत में, उत्तराखंड में, यहाँ पर उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया, देश की स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने योगदान दिया। गांधी जी की विदेशी शिष्या सरला बहन, नाम सुना इनका नाम आपने? सरला बहन। शिष्या, शिष्या मतलब ये विदेश की रहने वाली है, इंग्लैंड की रहने वाली है, आप बता लीजिए, इंग्लैंड की रहने वाली है और ब्रिटिश सरकार से लड़ रही, मतलब बात समझ गए? अब समझना इनके बारे में जरा समझना। तो पहले तो भाई ये जो सरला बहन थी, ये कहां की निवासी थी? इंग्लैंड की। तो डेफिनेटली इनका नाम भी कुछ और रहा होगा, ठीक है। इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम था, वो था मिस कैथरीन हाइलमन, ये इनका मूल नाम था। मिस कैथरीन हाइलमन इनका मूल नाम था। ये जब भारत में आई थी, गांधी जी से बड़े प्रभावित हुए, और इन्होंने, अभी लिखना मत, कुछ भी लिखना मत, अभी मैं आपको लिखाऊंगा, अभी लिखना मत, मैं लिखाऊंगा आपको। तो मैंने कहा जो सरला बहन थी, मैंने कहा ये मूल रूप से इंग्लैंड की निवासी थी और गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी। तो ये जब उत्तराखंड में आई थी, अब उत्तराखंड में भी स्पेशली कहां पर बसी है? कौसानी में। कहां पर आपका? एक कौसानी, जो जहां पर आपको पता है गांधी जी गए थे, पहले गए थे कौसानी में, 12 दिनों तक प्रवास किया था उन्होंने उस स्थान पर। तो यहां पर इनके द्वारा यहाँ की महिलाओं को प्रेरित करने के लिए इनके द्वारा कौसानी में एक आश्रम बनाया गया था। एक आश्रम बनाया गया था इनके द्वारा, किसके द्वारा? मिस कैथरीन हाइलमन, जिन्होंने बाद में भारत में आकर अपना नाम बदल दिया और वो कहलाई सरला बहन। क्या कहलाई? सरला बहन। तो इन्होंने एक आश्रम बनाया था कौसानी में, तो उस आश्रम का नाम था लक्ष्मी आश्रम। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? लक्ष्मी आश्रम। तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मिस कैथरीन हाइलमन, या हम कह सकते हैं सरला बहन के द्वारा। कहां पर की गई थी? कौसानी में की गई थी। बात समझ गए? तो यही इसी आश्रम में रहकर उन्होंने यहाँ की महिलाओं को क्या किया था? प्रशिक्षण भी दिया था, आत्मनिर्भर बनाया था, और साथ में देश की आजादी के लिए भी उनको प्रेरित किया था। पहले हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ना भैया, तो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो कैसे करेंगे हम? पहले खुद को सेल्फ डिपेंड करना, पहले उनको कताई बुनाई जो भी शिक्षाएं होती है, मतलब जिससे वो अपना रोजगार कर सके, और साथ में देश की आजादी में हमारा योगदान क्या होना चाहिए, उसको प्रेरित किया उन्होंने। ये थोड़े पढ़े लिखे लोग थे भैया, ये पढ़े लिखे लोग थे। कोई पढ़े लिखा किसी को बोलेगा तो समझ जाएगा, उसको विदेशी लोग हमें बता रहा है, भाई हम विदेशी लोग, हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड देहरादून के हैं, आपको हमें विदेशी बाहर का व्यक्ति आ रहा है, हमें मोटिव कर सफाई के लिए आपका, तो लगेगा ना यार बाहर का आदमी तो कर रहा सफाई, आप खुद कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे, तो होता ना अंदर से आपका, हम भी करेंगे उसे देखकर आपका। तो वैसे हम लोग भी प्रेरित हो गए, जब विदेशी लोग हमारे देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो खुद अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं आना चाहिए आगे? तो ऐसे उन्होंने विचारधारा सेटअप की थी लोगों के माइंड में। तो लिखिए इनके बारे में जरा सा, लिखिए, कुछ लिखा भी इसमें आपने? लिखिए, गांधी जी की विदेशी शिष्या, गांधी जी की विदेशी शिष्या सरला बहन ने गांधी जी के कहने पर, सरला बहन ने गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर उत्तराखंड की यात्रा की थी। गांधी जी के कहने पर उत्तराखंड की यात्रा की थी। तथा उन्होंने कौसानी में, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। जरा डेट देख लेना, मे भी जो मुझे ध्यान है 1943 के आसपास है, क्योंकि कहीं किताब में अलग लिखा हुआ है, थोड़ा चेक कर लेना से, कहीं बाद में 1949 भी लिखा, कहीं बुकों में देखा, एक बार नेट चेक कर लेना, 1943 के आसपास, इसे जरा चेक कर लेना एक बार, कब बना था आश्रम में, तो नेट पे आप घर पे देख लो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, 1943 के आसपास ही उसका है, कहीं बुक में ये भी दे रखा 1949 दे रखा, वो बाद में तो नहीं होगा, देश की आजादी के दौरान ही था, ठीक है। लिखिए क्या लिखा आपने? उन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। एक नोट लिखिए नीचे, 1948 लिखा है। हाँ वो 48 तो नहीं है, वो गलत है, वो 1948 गलत है, क्योंकि उसके बाद तो नहीं हुआ, ये देश की आजादी के समय हुआ था उस समय, उसके बाद तो नहीं हुआ था, वो नेट पे 46 लिखा है, जो ई उत्तरांचल है ना उसमें 46।
ना वो नहीं है, उसमें 1943 का भी होगा जिक्र इसमें, उसमें नेट में अलग अलग मिलेगा आपको, एक बार देख लेना, एक बार आराम से घर पे देख लेना, वो 1943 के आसपास का जिक्र होगा जिसमें किताब में जो मेंशन कर रखा ऑथेंटिक बुक में, वो वाला सही है, देख लेंगे इसे, कोई बात नहीं। क्या लिखा आपने? ना नोट में लिखिए, सरला बहन का मूल नाम, नोट में लिख लीजिए आप, सरला बहन का मूल नाम ये लिखना, मिस कैथरीन हाइलेमन। सरला बहन का मूल नाम मिस कैथरीन हाइलेमन। हाइलेमन, मिस कैथरीन हाइलेमन था, तथा ये इंग्लैंड मूल की निवासी थी, इंग्लैंड मूल की, तथा ये इंग्लैंड मूल की निवासी थी। ठीक है, चलो जी आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो बहनों, इस आश्रम में महिलाओं को प्रेरित किया जाता था, अब क्या हुआ इसमें देखो, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो बहनों, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, आगे पॉइंट पे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो बहनों, कमला तथा बसंती, दो बहनें उसी आश्रम से जुड़ी हुई थी, कमला तथा बसंती ने सर्वोदय आंदोलन, उसमें एक आंदोलन चल रहा था देश में, सर्वोदय आंदोलन, विनोबा भावे जिसके लीडर हेड ऑफ बॉस थे, सर्वोदय आंदोलन के प्रचार प्रसार में कमला तथा बसंती ने सर्वोदय आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निभाई, ठीक है जी, एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं लिखना, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के बढ़ते हुए योगदान को, बढ़ते हुए योगदान को देखकर, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के बढ़ते हुए योगदान को देखकर देखकर उत्तराखंड की 8 महिलाओं को, उत्तराखंड की 8 महिलाओं को, उत्तराखंड की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल, फतेहगढ़ जेल, फतेहगढ़ जेल में कॉमा कॉमा पद्मा जोशी को लखनऊ जेल, लखनऊ जेल में डाला गया, जबकि जबकि कुंती वर्मा, जिन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया था अंग्रेजों को, कुंती वर्मा, जबकि कुंती वर्मा को अंग्रेजों ने, जबकि कुंती वर्मा को अंग्रेजों ने जिंदा या मुर्दा जैसे भी मिलेंगे, मतलब अब जहां मिले उनको, मतलब उनको वो चाहिए, मतलब इतना परेशान किया अंग्रेजों को उन्होंने, आपका जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया, पकड़ने का आदेश निकाला, लेकिन आपका निकाला, पकड़ने का आदेश निकाला, कहने का मतलब इन पे इनाम घोषित किया, इनके पोस्टर लगाए कि जहां भी मिलेंगे हमको इनाम देंगे, जो उनको बताएंगे, बारे में बताएगा आपका। इन्होंने बहुत ज्यादा तंग किया था अंग्रेजों को, बहुत संपत्ति को नुकसान पहुंचा था, खासतौर पर अल्मोड़ा नगर पालिका के क्षेत्र में आपका बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था इन्होंने, कुंती वर्मा ने खासतौर पर, साथ में विजय देवी साहब भी थी, लेकिन उनको तो जेल डाला गया, लेकिन ये भाग गई थी, उस दौरान भाग गई थी, तो बड़ा परेशान किया था अंग्रेजों को, तो लास्ट में इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया। तो क्वेश्चन आया भी था आपका कि जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश अंग्रेजों ने उत्तराखंड की किस महिला को दिया था, वो थी कुंती वर्मा।
बात समझिए, ठीक है। अब गांधी जी की एक शिष्या तो ये थी भैया, क्या नाम था, सरला बहन, ठीक है। और जो कहां की रहने वाली थी, अब मूल नाम क्या था, मिस कैथरीन हाइलमन। और इनके द्वारा कौन सा आश्रम बनाया गया था, हाइलमन नाम था, मिस कैथरीन हाइलमन। आश्रम कौन सा था, लक्ष्मी आश्रम, ठीक है। और उसका उसकी योगदान क्या था, महिलाओं को राष्ट्र राष्ट्र आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार करना और साथ में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। अब ऐसी एक शिष्या और थी उनकी, एक नाम देना ना, एक नाम और था उनका, नाम ध्यान दीजिए आप, मीरा बहन। वो सरला बहन थी, एक विदेशी शिष्या और थी, कौन थी, मीरा बहन। मैं जब विदेश में रहते बड़े प्रभावित थे गांधी जी से ये लोग, मीरा बहन। अब मीरा बहन ने क्या किया था, मीरा बहन भी जब उत्तराखंड में आई और स्पेशली इन्होंने ऋषिकेश में स्थान पड़ता पशुलोक, एक स्थान में पड़ता पशुलोक, वहां पे एक आश्रम बना उन्होंने, ऋषिकेश में पड़ता पशुलोक स्थान पड़ता, वहां पे उन्होंने बना पशुलोक आश्रम। जैसे उन्होंने कौन सा आश्रम बनाया था, लक्ष्मी आश्रम बनाया था, लेकिन पशुलोक स्थान पर उन्होंने एक आश्रम बना, तो पशुलोक स्थान का नाम है, तो वहां पे एक आश्रम बना पशुलोक आश्रम। तो क्वेश्चन आएगा कि किस महिला के द्वारा, किस विदेशी शिष्य, गांधी जी के विदेशी शिष्य के द्वारा पशुलोक आश्रम की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा, मीरा बहन के द्वारा। और कहां पर, अभी सुनना सिर्फ ऋषिकेश में, ऋषिकेश में। अब आपसे फिर वही पूछेगा, आपसे फिर वही पूछेगा कि जो मीरा बहन थी, जो सरला बहन थी, तो वैसे मीरा बहन का मूल नाम क्या था, ये भी इंग्लैंड मूल की थी, इनका मूल नाम क्या था, ठीक है। तो इनका मूल नाम था मैडलिन स्लेड। ये मूल नाम है इनका। हाँ मैं एक बार, हाँ मैडलेन है वो, लेन है वो एकदम, मैडलेन है, मैडलेन स्लेड इनका मूल नाम था। इंग्लैंड की तो नाम ये मैडलिन स्लेड, मूल नाम था किसका, मीरा बहन का। बात समझे, कहां की रहने वाली थी, ये इंग्लैंड मूल की रहने वाली थी। तो लिखिए इसके बारे, इनके बारे में लिखिए जरा सा, लिखिए गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या, आप लिखिए जरा, गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या, गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या, शिष्या मीरा बहन, मीरा बहन, मीरा बहन के द्वारा ऋषिकेश में, मीरा बहन के द्वारा ऋषिकेश में, मीरा बहन के द्वारा ऋषिकेश में ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम, ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम, पशुलोक आश्रम, पशुलोक आश्रम की स्थापना की गई, पशुलोक आश्रम की स्थापना की गई, तथा यहां उन्होंने, यहां उन्होंने महिलाओं को, यहां उन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया, महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। यहां उन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। बात समझे, एक नोट लिखे नीचे, मीरा बहन, मीरा बहन का मूल नाम, मूल नाम मैडलेन, ये लिखा मैंने, मैडलेन स्लेड, भूलना मत है, कोई फैक्चुअल बातें पूछ ले, मैडलेन स्लेड था, मैडलेन स्लेड था, मैडलेन स्लेड था, मैडलेन स्लेड था, मैडलेन स्लेड था। बात समझे, तो ये थी भी महिलाओं की भूमिका। बताओ समझ आई, कर लोगे ना आप? बेसिक बात है जिनके बारे में पहले नाम उनको पता होना चाहिए। नाम बहुत सारे नाम है, कल इतने नाम नहीं है, लेकिन इनमें भी जिनका योगदान सबसे अधिक रहा उनको पढ़ना आपने, ठीक है। तो महिलाओं की भूमिका भी हमारे पास आज दो टॉपिक हमने पढ़े हैं। उत्तराखंड में सुभाष चंद्र बोस की सेना का उत्तराखंड के लोगों का योगदान उसमें क्या था,
और दूसरा हमने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें हम लोगों ने, वहां की महिलाओं ने, हमारी महिलाओं ने, हमारी माताओं ने, हमारे बहनों ने क्या क्या योगदान दिया उनके बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क के तौर पर आपको एक नाम, एक महिला है, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, उत्तराखंड में बहुत सारा काम किया शराब के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, उनके बारे में आपको लिख के लाना, उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। यहां से मैं नाम, उनका नाम है ठगुली देवी। क्या नाम है आपका? ठगुली देवी। और उनका रियल नेम है दीपा देवी। दीपा देवी। तो इनके बारे में आपको लिख के लाना भाई, इनके बारे में आपको लिख के लाना, ये एक होमवर्क रहेगा तुम्हारा। ठगलू देवी, दीपा देवी, और इन्हें टिंचरी माई, ये सब मिलेगा आपको। इन्हें टिंचरी माई भी कहते हैं। टिंचरी शराब होती है, तो उस पर उन्होंने काम किया था। उस शराब बंदीपन का बहुत ज्यादा योगदान रहा उत्तराखंड में, जो शराब बिकती है उस पर बहुत बड़ा योगदान इनका रहा, टिंचरी माई। तो ठगलू देवी भी इनका नाम है, दीपा देवी भी नाम है, और टिंचरी माई भी उन्हें कहते हैं। तो इनके बारे में, कहाँ के निवासी हैं, कब इनका जन्म हुआ है, इनके योगदान क्या रहा, क्या पुरस्कार इनको मिले हैं, जो जो इनकी भूमिका रही, उसको लिख के लाओगे आप। कर लोगे काम? कर लोगे पक्का ना? ठीक है, बाकी इसको पूरा रिपीट करना भैया, जो रिवाइज करना जितना पढ़ाया गया है। अब एक पेपर होने वाला तुम्हारा, इसके बाद अब जैसे आधुनिक वाला कंप्लीट होगा, अब वही बच्चा कर पाएगा पेपर को जो प्रॉपर रिवीजन कर रहा होगा। एकदम एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, बात समझ गए ना? तो अच्छे ढंग से रिवीजन करते रहिए आप। क्या करते? रिवीजन करते रहिए। समझ आए आपको ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों? उनसे हाँ पूछते जी सर, सर 3 लिखने हैं ना, ठुंगली देवी, दीपा देवी। ये एक ही नाम है, एक ही है नाम, एक ही का अच्छा, नाम, ओके ओके। एक ही का नाम है। मैंने कहा कहीं ठगुली देवी मिलेगा उनका नाम, दीपा देवी मिलेगा, या हाँ जो ठगते हैं, हाँ हाँ ऐसे, मतलब ठगुली देवी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उन्हीं का नाम एक है ना, ऐसी महिला थी उत्तराखंड की, उनका नाम ठगुली देवी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप करोगे इसको, कर लोगे ना? मतलब कर लोगे। अब रिवाइज भी करना है, जो काम बताएगा रिवाइज भी करना है उससे। करोगे नहीं तो भाई पेपर कैसा दोगे? पेपर में सबके 50 नंबर के पेपर में सबके 45+ आने चाहिए नंबर, समझ गए? 45+ सबके आने चाहिए नंबर। अगर उससे कम आते हैं तो भाई आपने रिवाइज नहीं किया। मतलब जो पढ़ाया गया उसी से पूछूंगा मैं, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से पूछूंगा, उससे ही पूछूंगा। एक आध क्वेश्चन आ सकते बाहर के, लेकिन जो आपने पढ़ा होगा वो तो आपको पता होना चाहिए। ना अभी जो हम पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें टेस्ट जो होगा सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का, मतलब जहां से हमने पढ़ाया, मे भी मैंने आपको पढ़ाया है कुमाऊं कमिश्नर से पढ़ाया मैंने, है ना, वहां से हमने शुरू किया। जहां भी आपके नोट्स एक बार मैं आपसे मांग लूंगा, देख लूंगा कहां से पढ़ाया मैंने, तो वहां से स्टार्ट कर लेंगे। तब जाके हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री, जो भी पढ़ोगे, पवार वंश पढ़ोगे, चंद वंश पढ़ोगे, जो भी पढ़ना चाहोगे वो आप मुझे बताइए। लेकिन पहले पढ़ने से बेहतर हमें पहले रिवीजन करना होगा हमें प्रॉपर तौर पे। तो सभी लोग रेडी है ना? ठीक है, ये काम करना। अब क्लास इस बार 2 क्लास मिस होगी, सैटरडे वाला मिस हो गया क्लास हमारी, और कल वाले मिस हो गया। क्लास मिस नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज हमें पढ़नी है। क्लास कम से कम मिस हो, इस बार सैटरडे को करेंगे क्लास, है? कभी तुम्हारी कोई क्लास खाली भी होती तो बोल दीजिए करो सर को, क्लास में पढ़ा लूंगा। अभी मेरी क्लास कहीं और है नहीं, अभी मैं सुबह क्लास है, तो कभी भी कोई खाली होती है तुम्हारी क्लास, ना कोई खाली रहती, कोई टीचर रहता नहीं कभी, तो बोल दिया करो सर को, सर हम उत्तराखंड पढ़ लेंगे उससे, है ना? या करंट अफेयर्स भी कभी पढ़ाना चाहूंगा वो पढ़ा लूंगा कभी मैं आपको, है ना? अब टाइम चाहिए, क्योंकि मैं 3 दिन मेरे पास मिलता है, तो 3 दिन में करंट अफेयर्स हो नहीं पाता, उसमें उत्तराखंड नहीं हो पाता है। तो कभी कोई टीचर्स नहीं रहते हैं, मैम नहीं रहती है, तो बता लीजिएगा एक बार पहले, है ना? उसमें उत्तराखंड या करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, ठीक है? लेकिन ये आपको तैयार करना पूरा। समझ गया आप लोग भी? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी समझ गए आप लोग? यस सर। हाँ, तो मिलते हैं आपसे कल। कल आपसे मुलाकात कर, कल भी क्लास होगी ना? हाँ, कल क्लास होगी, फिर आपसे कल मिलते हैं। तो तब तक अपने घर में आराम से काम कीजिए, और ये काम जरूर करना सबने, मुझे भेजिएगा जरूर। काम करके ग्रुप में, जो ग्रुप बना वहां भेजना, वहां पे भेजोगे सही रहेगा ना, उससे आपको कंपटीशन रहेगा कि दूसरा बच्चा कैसा लिख रहा है, आपको पता रहेगा दूसरा बच्चा क्या लिख रहा है, हम क्या लिख रहे हैं, कहाँ पे कमी रह रही है। तो उस ग्रुप जो बना हुआ, तभी तो ग्रुप बना रखा हो ग्रुप, उस ग्रुप में आपको भेजो आप। जैसे आपने मैंने भेजा आपको, तो मेरा पढ़ा आपने, तुमने भेजा मैंने, तुम्हारा पढ़ा मैंने। उससे क्या होता है, हमें 4-5 बार हम किसी चीज को पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी हमें। तो ग्रुप में भेजना आप लोग, कोशिश करना उस ग्रुप में भेजने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है? ठीक है, हाँ, ज्यादा नहीं, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है आपका, 8-10 बिंदु लिखिए, और बढ़िया बिंदु लिखिए इसमें, साफ साफ लेखन में, हौस पौस नहीं करना ज्यादा, क्लियर बातें लिखनी। पहले पढ़ो उसके बारे में, उनके बारे में पढ़ो, पहले नेट पे पढ़ो, बहुत सारी बातें पढ़ो उनके बारे में, आधा घंटे पढ़ो उनके बारे में, क्या काम। अब उसको ब्रीफ कीजिए फिर, क्या एग्जाम इंपॉर्टेंट, इतनी बातों समझते हो ना आप, क्या एग्जाम में आ सकते हैं, क्या बातें उनके बारे में, पहले पढ़ो उनके बारे में। मेरा उद्देश्य उनके बारे में पढ़ाना भी आपको है, उनसे तो इंस्पायर हो पहले आप, क्या काम उन्होंने किया, पहले उसको पढ़ना आपने, फिर जाके लिखना है,
ठीक है, तो ग्रुप में भेजना आप लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के लिए, मिलते हैं आपसे कल फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सबको भाई।